Okay. So this is our third class for HTML and JavaScript. So आपने वो टास्क किया है जो मैंने दिया था आपको रिगार्डिंग जी द जी, फाइल मैंने किया। पाथ्स. Okay. हाँ। Can you just share your screen and just show me? यस। Okay. पोस्ट की पार्टिसिपेंट, व्हाइट बोर्ड स्क्रीन। तो ओके, तो ये भी चेंज हो। हाँ, ये रहा। Okay. इसको काट के। तो मैंने वैसे तो ज्यादा टाइम नहीं मिला था, तो मैंने बस बेसिक सा ही कुछ बना लिया। एक. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने इसको एक्चुअली हर एक के लिए मैंने एक एक फाइल लिख दिया था। हम्म. मुझे पूरा अच्छा. कॉन्सेप्ट तो पता नहीं है, हम्म. मतलब सीएमडी लाइंस का। लेकिन मैंने हम्म. मतलब रिएक्ट में यूज करते करते कुछ कॉन्सेप्ट मैंने सीखे हैं, जैसे कि हम्म. डॉट मतलब सिर्फ स्लैश होगा। स्लैश का हम्म. मतलब है कि वो उसकी पेरेंट फोल्डर जो है, इन केस हम्म. ऑनलाइन ट्यूटोरियल, वो हम्म. वहां से डायरेक्ट ले लेगा। लेकिन यहाँ हम्म. सिर्फ HTML है, तो मैंने थोड़ा सा जानने के लिए हम्म. मैंने दो फोल्डर्स बना दिए हैं। हम्म. तो सिंगल डॉट स्लैश मीन्स हम पेरेंट डिव से बाहर जा रहे हैं, आई थिंक। ये कॉन्सेप्ट मेरा थोड़ा डाउट है। हम्म. मतलब सिंगल डॉट स्लैश का मतलब है हम एक फोल्डर पीछे जा रहे हैं। इन दैट केस हमें CSS की इस वाली फाइल चाहिए। तो सिंगल डॉट स्लैश CSS, देन हम पहुंचे CSS के पास। तो दिस इज द फाइल पाथ फॉर CSS। और इमेज पाथ के लिए मैंने यूज किया है, इमेज के लिए मैंने जैसे आपने कहा था मीडिया में मैंने इसको रखा। और मीडिया मतलब सिंगल स्लैश मतलब एक फोल्डर पीछे, मीडिया, देन शाश्वत कुमार पटेल। और डबल स्लैश का मुझे अभी थोड़ा सा आइडिया नहीं है। आई थिंक हम्म. उसका मतलब होता है कि फोल्डर के अंदर फोल्डर, आई थिंक। नहीं, अब थोड़ा सा इसमें गलत है कॉन्सेप्ट आपका. सबसे पहले या तो जो डॉट वाला है वो समझने की हाँ कोशिश करते हैं. जब भी डॉट स्लैश है उसका मतलब हाँ। है आप अभी जिस फोल्डर में हो वो फोल्डर हम्म होता है वो. दैट इज कॉल्ड अस. इफ अगर वो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है तो आप उसको बोल सकते हो कि आपको वो रूट फोल्डर हो गया या फिर आपका इनिशियल स्टार्टिंग फोल्डर हो गया. ठीक है. अब आप उससे ऊपर जी। नीचे जा सकते हैं. तो अभी आपका रूट फोल्डर कौन सा है? इंडेक्स डॉट एच टी एम एल किस में है? इंडेक्स डॉट HTML रूट फोल्डर में है, मतलब जो ऑनलाइन ट्यूटोरियल करेक्ट. करके यस. फोल्डर है। एग्जैक्टली. ये करेक्ट है आपका. अब ऑनलाइन ट्यूटोरियल के अंदर अगर आपको एक फोल्डर एक्सेस करना है तो ऑनलाइन ट्यूटोरियल को आप क्या लिखोगे? डॉट स्लैश. उसके सामने आप क्या अच्छा। लिखोगे? जो भी आपको फोल्डर एक्सेस करना है वो. तो आपने लिख दिया CSS. उसके आगे आपको हम्म एक्सेस करना है उसके अंदर की फाइल इंडेक्स डॉट सी एस एस, तो आपने वो लिख दिया. हम्म तो इस तरीके से हम्म वो डॉट स्लैश CSS और इंडेक्स डॉट सी एस एस को ले रहा है. और वो इसलिए ले रहा है क्योंकि वो सेम सेम फोल्डर के अंदर है. CSS जो फोल्डर है वो उसी फोल्डर में हम्म। है जिसमें इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है. अगर जी। आपने एक नया फोल्डर बना रखा होता और उस फोल्डर के अंदर अगर आपने इंडेक्स डॉट एच टी एम एल डाला होता तो आपको डबल डॉट स्लैश करना पड़ता और एक ऊपर लेवल जाना पड़ता ऑनलाइन ट्यूटोरियल में और फिर वहां से नीचे जाना पड़ता CSS वाले फोल्डर में. समझे आप ये बात? मतलब रूट फोल्डर से अलग अगर जा रहे हैं तो डबल डॉट रहेगा। एक सेकेंड मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ. एक सेकेंड ना. जी। आपको मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ. ये एक ही बार ये कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ गया ना अच्छे से कोई प्रॉब्लम नहीं है फिर. आपको दिख रहा है मेरा स्क्रीन? जी जी, दिख रहा मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था अभी आपके स्क्रीन का. सो अभी है। कैसा जी। है? आपका सबसे पहला वाला जो फोल्डर है, आपका सबसे पहला जो फोल्डर है वो कौन सा फोल्डर है? आपका वो है ये वाला ऑनलाइन फोल्डर, राइट? ट्यूटोरियल। ऑनलाइन जी। ट्यूटोरियल्स योर फर्स्ट फोल्डर. ठीक है. तो इसको आप
ऐसे ले लो, ये एक फोल्डर है, ये एक फोल्डर है, राइट? ये है ऑनलाइन ट्यूटोरियल। ठीक। इस फोल्डर के अंदर आपके पास क्या क्या चीजें हैं? सीएसएस है, एक जेएस करके एक फोल्डर है, एक आपका मीडिया करके फोल्डर है, और आपकी एक फाइल भी है, इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। जी। जी। ठीक, ठीक है। अब इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में से अगर आपको इनमें से कुछ भी रेफर करना है, ये तीनों में से कुछ भी रेफर करना है, तो आप क्या बोलोगे? हम्म, सबसे पहले डॉट स्लैश लिखोगे। जब आपने डॉट स्लैश लिखा तो वो इस वाले फोल्डर को एक्सेस कर रहे हो आप। उसके बाद जो आपने सीएसएस को सीएसएस वाले फोल्डर में जाना है, तो आप उसको सीएसएस लिखोगे। अब इसके अंदर अगर कोई फाइल है, मान लो स्टाइल डॉट सी एस एस है, ठीक है, ये स्टाइल डॉट सी एस एस है, यहाँ पे स्टाइल डॉट सी एस एस लिख दोगे, तो आप इंडेक्स डॉट एच टी एम एल में ये वाली फाइल को आप ले रहे हो। अब अगर ये जो फाइल है, ये अगर फाइल यहाँ पे मान लो ये ऐसे नहीं होता, यहाँ पे एक फोल्डर होता सोर्स, उस सोर्स के अंदर आपका इंडेक्स डॉट एच टी एम एल अगर ऐसा कुछ अगर होता, या मान लो ये वाली जो फाइल है, ये वाली फाइल अगर कहीं और होती, तो अगर आपको ऊपर जाना रहता है ना, अगर आपको इन इस वाली फाइल से इस वाली फाइल में जाना है, और फिर इस वाली फाइल से और ऊपर जाना है यहाँ, और फिर आपको सीएसएस में जाना है, तो आप उसमें लगाते हो डबल डॉट। तो आप जब भी डबल डॉट लगाते हो तो वो एक लेवल ऊपर जाता है बेसिकली। और फिर एक लेवल जी। ऊपर जाने के बाद फिर आपको अगर जिस भी फोल्डर में जाना है वहां जा सकते हो ऐसा। तो ये जी। एक चीज था, तो बस इजी है कुछ इतना। और नीचे जाने वाला तो आपको पता ही है, उसमें तो कुछ ऐसा प्रॉब्लम है ही नहीं। जी। ओके, एक बार आप अपना स्क्रीन शेयर करिए और मैं एक बार देख लूँ आपने जो किया है उसके अंदर एक जो जो भी फीडबैक होगा वो दे सकता हूँ मैं फिर। जी। ठीक है, आपने काफी सारी चीजें इसमें यूज करी है अपनी। एक बार अपना प्रोजेक्ट दिखाइए, कोड दिखाइए। एक बार कोड दिखाएंगे अपना। मैंने कोड शेयर कर रखा है वो वाला। मुझे आपका स्क्रीन दिख रहा है जिसपे आपका फोटो और रेज्यूमे दिख रहा है। अच्छा, वो पूरा स्क्रीन को नहीं किया है, ओके। एक मिनट, इसका कंट्रोल चला गया। जी। हाँ। ठीक है, ठीक है। इसमें से कई सारी चीजें अभी अपन कुछ और नहीं सीखेंगे आज, वो भी आप इसमें इम्प्लीमेंट कर पाओगे फिर। तो ठीक है। जी। ये आपने ठीक किया है। बस वो जो मैंने एक फीडबैक दिया वो अभी काफी है अभी के लिए। तो ठीक है यार, ये सही जी। किया आपने। मैं अपना स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है। ओके, सो लास्ट टाइम we have done till absolute file paths, relative file paths, and link to specific part of the pages where we were using ahref, and then we were moving from one page to the other page, जैसे कि this is just a text, ये क्लिक कर रहे थे अपन यहाँ पे, तो we were going at the top of the page, right? Do you remember ये अपन ने किया था जी। last जी। time? जी। हाँ। हाँ। So this was linked to specific part of the page, ये अपना कवर अपन ने कर लिया था। नेक्स्ट पॉइंट था हेडिंग्स। सो हेडिंग्स आपका एक एलिमेंट है जो आप नॉर्मली बहुत बार यूज करोगे अपने HTML में। देर आर हेडिंग्स 1 2 3 4 5 6। अब इसके अंदर एक मैं आपको चीज दिखाता हूँ, एंड आई विल ऑल्सो लेट यू नो द रीजन व्हाई आई विल बी टेलिंग यू दिस राइट नाउ। ठीक है, दिस इज आवर कोड। सो लेट मी पुट समथिंग हियर
से ऊपर ही डालता हूँ मैं इसके। ये देखो, ये अभी जो मैंने कोड लिखा है, ये आपको दिख रहा है हेडिंग 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अभी आप ठीक। एक चीज बताइए मुझे, मैंने तो यहाँ पे सिर्फ HTML लिखा है, राइट। अब हम्म। HTML लिखने के ऊपर मैंने CSS अप्लाई नहीं किया आपके सामने, करेक्ट, मैंने नहीं किया ना CSS अप्लाई। यहाँ पे आपने कहीं पे भी देखा है मैंने CSS नहीं। अप्लाई किया हो? नहीं। तो नहीं। ये जो इसका बोल्डनेस है या फिर इसका जो साइज है टेक्स्ट का, वो कैसे कम ज्यादा हो गया? H1 टैग का मतलब प्रायोरिटी ज्यादा होता है 2 3 4 5 6 से। हम्म। ठीक है, वो प्रायोरिटी कुछ भी होता हो, लेकिन आपका हेडिंग का साइज इतना बड़ा, हेडिंग 2 का साइज इतना रखना, ये कोई जरूरी थोड़ी है। वो तो आपका जो भी डिजाइन करेगा, जो भी आपका डिजाइनर है, जो हम्म। आपका डिजाइन करके देगा। आपको डिजाइनिंग प्रोसेस पता है ना, कि अपना वेबसाइट कैसे बनता है, प्रोडक्ट डिजाइन पता है आपको? जी जी। तो सबसे पहले अपना जो भी प्रोडक्ट डिजाइनर है, वो प्रोडक्ट को हम्म। डिजाइन करता है। वो रिक्वायरमेंट लेके आता है मार्केट से, या फिर कस्टमर से रिक्वायरमेंट लेके आता है। वो पूरा का हम्म। पूरा रिक्वायरमेंट जो है वो एक रिक्वायरमेंट शीट में बनाता है। वहां से अपन यूजर स्टोरीज लिखते हैं। यूजर स्टोरीज के बाद मॉकअप्स बनाए जाते हैं, डिजाइन मॉकअप्स। और ये डिजाइन हम्म। मॉक, क्या हो गए, 1 सेकेंड। ठीक है, ठीक ठीक है, मेरा नेब चला गया, मेरे पेन टैप का नेब खराब हो गया है, ठीक है। आई नीड टू रिप्लेस इट। ठीक है, तो यूजर स्टोरीज लिखते हैं। यूजर स्टोरीज के बाद नेक्स्ट स्टेप में अपन मॉकअप्स बनाते हैं। वो मॉकअप्स से हम रिसर्च करते हैं। ये डिजाइन मॉकअप्स होते हैं बेसिकली, डिजाइन मॉकअप्स, ठीक है। ये डिजाइन मॉकअप से लो हम फाइनल लो जाते हैं। फिडिलिटी डिजाइन। हाँ, लो फिडेलिटी डिजाइन बेसिकली, या वायर फ्रेमिंग भी बोलते हैं इसको। और वायर फ्रेमिंग के जी। बाद हम हाई फिडेलिटी का, जो भी आपका कलर है, आपको कैसे कलर चाहिए, आपको कैसा डिजाइन चाहिए, वो आपका पूरा बन के आता है। तो ये जो स्टेप जी। होता है, यहाँ तक आपका जो काम करते हैं वो रिक्वायरमेंट गैदरिंग वाले लोग करते हैं और डिजाइनर करता है। यहाँ से यहाँ तक वाला जो काम है वो डिजाइनर करता है, राइट। और उसको कोडिंग जी। आने से कोई मतलब नहीं है, उसको पता भी नहीं होता है कि कोडिंग क्या है चीज, ठीक है। इसके बाद जी। आपका जो UX डेवलपर होता है, वो UX डेवलपर इसको कन्वर्ट करता है CSS में। और जो फ्रंट एंड डेवलपर होता है, वो फ्रंट एंड का कोड लिखता है पूरा, जो लॉजिक लिखता जी। है। और जो बैकएंड वाला बंदा है, वो बैकएंड का कोड लिखता है। ये आपका पूरा डिजाइन प्रोसेस होता है, राइट। मैंने इसलिए बताया, मुझे पता नहीं है आपको पूरा ये पता था या नहीं, तो जस्ट मुझे ये रिवीजन। पता था लेकिन काइंड ऑफ हम लोग ऐसा काम नहीं करते। अच्छा, हाँ, नहीं वो मैं मतलब समझ गया। काफी स्टार्टअप है तो इसमें हाँ, बीच वाले कई काम एक ही बंदे को करना पड़ता है। कई सारे काम एक ही बंदे को करने पड़ते हैं, CSS के लिए अलग बंदा नहीं भी होता। हाँ। यहाँ पे ये जो हाँ। डिजाइनिंग वाला काम है, ये तो गोपी हो जाता हम्म। है। यहाँ रिक्वायरमेंट आई हाँ। और रिक्वायरमेंट के बाद डायरेक्टली कोडिंग चालू हो जाती है। लेकिन हाँ। जब ऐसा वाला काम होता है ना, तो प्रोडक्ट उतना अपीलिंग नहीं बन हम्म। पाता। तो जब भी आप B2B के लिए बनाते हो ना, तो ये चल जाएगा अप्रोच। लेकिन जब आप बी टू हम्म। सी मार्केट के लिए बनाओगे ना, तो वो नहीं चल पाएगा, क्योंकि B2C में लुक एंड फील हाँ। बहुत मैटर करता है। जी। तो अगर आप जोमेटो बनाने जी। जाओगे, जी। अपने खुद से आप CSS लिख के, डेवलपर CSS डेवलपर डिजाइन करेगा अगर, तो वो उतना अच्छा लुक एंड फील और हम्म। वो सब नहीं हो पाएगा। तो जी। ये अच्छा, मेरा बेसिक। एक डाउट है। हाँ, बोलो। जैसे ये एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का पूरा फ्लो होता है ना। हाँ। मतलब पहले रिसर्च हुई, डिजाइन हुआ, फिर यूएक्स के पास लिया, सीएसएस के पास, फिर फ्रंट हम्म एंड, फिर बैक एंड। हम्म जी। अच्छा। तो फ्रंट उसके एंड बाद नहीं, टेस्टिंग नहीं नहीं वगैरह नहीं हो। नहीं 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 है। ये जब डिजाइन करके आया अपने पास, तो डिजाइन करने के बाद हम्म। ये वाली जो 3 स्टेप्स हैं, ये पैरेलल में हाँ। होती है। ये वाला काम जो अच्छा। है ना, देखो,
ये वाला जो हाँ काम है नीचे वाला, हाँ। ये वाला जो काम है, जो नीचे वाला काम है, ये तब तक हम्म। चालू नहीं होना चाहिए जब तक डिजाइन फ्रीज ना हो जाए। अगर अच्छा। डिजाइन फ्रीज नहीं हुआ है और अगर आप कोड करना चालू कर दिए और फिर उसने बोला नहीं यार डिजाइन में चेंज है, अभी आपको ये फीचर नहीं है, दूसरा फीचर चाहिए, तो आपका बहुत टाइम हम्म। वेस्ट होगा। तो हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि आपका डिजाइन फ्रीज हो जाए, आपके मॉकअप्स, आपका ओके। कैसा दिखना है वो सारी चीजें फिक्स हो गई, और डिजाइन फ्रीज होने हम्म। के बाद फिर हम कोडिंग चालू करते हैं। अब कोडिंग ऐसा नहीं है कि अपन सबसे पहले यूएक्स करेंगे, फिर एफडी करेंगे, फिर बीडी करेंगे, मतलब बैक एंड फ्रंट एंड। ये बैक एंड फ्रंट एंड के अंदर देखा जाएगा कि कौन कौन सी चीज साथ में हो सकती है। अब जैसे आप कोई अ, एक ऐसा फॉर्म। कुछ वो बना रहे हो जिसके अंदर आपको पीछे की जो फंक्शनैलिटी है वो आप अलग से लिखना चालू कर सकते हो। आपने डिफाइन कर दिया है, स्ट्रक्चर बना दिया आपने, कोड का आर्किटेक्चर बना दिया है, तो आप बैकएंड का काम और फ्रंट एंड का काम पैरेलल चालू कर सकते हो। आपको ऐसा जरूरत नहीं है कि आपको रुकना पड़ेगा। और तो वो दो चीजें हैं। और यूएक्स का भी, हम्म। तो ये वाले जो एक्टिविटीज हैं आपको जो नीचे दिख रहे हैं, ये तीनों एक्टिविटी पैरेलल में जा सकते हैं एक दूसरे के साथ। जी। अब ठीक है। तो मतलब जो यूएक्स पार्ट है, यूजर एक्सपीरियंस पार्ट, हाँ। वो डिजाइन पे बेस होता है। यस, वो डिजाइन पे बेस होता है। यूजर एक्सपीरियंस जो है वो हम्म। कोडर के ऊपर नहीं होता है, कभी भी अच्छा। कोडर के ऊपर नहीं होता है। यूजर एक्सपीरियंस जो होता है, वो यूजर एक्सपीरियंस यहाँ जब यूजर जो यूजर स्टोरी लिखते हैं ना अपन, ये हम्म। यूजर स्टोरी के ऊपर डिपेंड करता है कि हमें क्या उसको फीचर चाहिए, उसको हम किस तरीके से फीचर देना चाहते हैं। वो जब डिजाइनर जब वायर फ्रेमिंग करेगा, कौन सी चीज कहाँ पे होनी हम्म। चाहिए, ऊपर होना चाहिए, नीचे होना चाहिए, ये बटन कितना बड़ा देना है, छोटा देना है, वो सारी चीजें जब आप वायर फ्रेमिंग करते हो ना, तो नॉर्मली यहाँ पे भी एक और रिसर्च स्टेप आता है। बहुत सारी जो बड़ी कंपनीज हैं जब वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करती है ना, तो वो क्या करते हैं, हम्म। वो वायर फ्रेमिंग करने के बाद वापस से कस्टमर्स को बुलाते हैं। जैसे अगर मान लो अ, तुम्हारा हेड एंड शोल्डर रिलीज होता है, तो उसके लिए रिसर्च कैसे हम्म। होता है कि वो अपना हेड एंड शोल्डर का जो डब्बा है उसके ऊपर जो डिजाइन होगा हम्म। वो डिजाइन करते हैं। उसके बाद मार्केट में जाके लोगों को दिखाते हैं कि ये आपको अपीलिंग लग रहा है क्या। 1,000 लोगों को या 500 लोगों को बुलाएंगे, वो हजार हजार रुपए का वाउचर देते हैं वो स्टडी करने के लिए, और उनको फिर वो क्वेश्चन पूछते हैं कि ये देख के आपके मन में सबसे पहले क्या लग रहा है, आपको ये अपीलिंग लग रहा है, ये आपको अर्बन फील आ रहा है इसको देख के, क्या लग रहा है। तो वो हर एक चीज का इस तरीके से रिसर्च करते हैं। तो अच्छा। आईटी के अंदर कैसे रिसर्च होता है, वो नॉर्मली मल्टीपल मॉकअप्स बना के रखते हैं कि अगर ये बटन इतना बड़ा रखा, इतना छोटा रखा, और फिर लोगों को यूज करने के लिए देते हैं, या तो फिर उनको पूछते हैं कि इनमें से कौन सा अच्छा लग रहा है, इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, और फिर जो भी डिजाइन विन करती है, जीतती है, फिर उसको अपन फाइनल डिजाइन के अंदर लेके जाते हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो चीज आपने पूरा डेवलप करने के बाद आपको पता लगती कि यार वो बटन छोटा हो गया, वो बटन बड़ा हो गया, या वो जो फीचर है उसमें 4 स्टेप लग रही हैं, और यूजर चाहता है कि एक स्टेप में ही डायरेक्टली वो कर पाए, तो वो जो सारी चीजें हैं वो अपन को डिजाइन फेज में ही पता लग जाए। इसके लिए वायर फ्रेमिंग के बाद हम वापस से एक बार रिसर्च कस्टमर से वापस से फीडबैक लेते हैं, जी। ऐसा। जी। एक्चुअली ओके। मुझे ये पूरा फ्लो अभी तक कुछ समझ नहीं आया था। अब आप मतलब ये मेरा पहला टाइम है एक्चुअल जो अच्छा। फ्लो होता है आईटीज का। अच्छा, नहीं तो चलो ठीक है, तो आई होप ये अभी क्लियर होगा। क्या हो गया मेरा, हाँ ठीक है। ठीक है, तो दिस इज क्लियर नाउ। सो हम इस पॉइंट पे थे कि ये जो हेडिंग है, हेडिंग 1 2 3, ये जो हेडिंग है, अब हम कुछ भी हेडिंग हेडिंग अगर यहाँ लिखते हैं, तो ये तो जो भी डिजाइनर ने डिजाइन करी है वेबसाइट उस पर डिपेंड करना चाहिए ना। ये तो एच टी एम एल के ऊपर नहीं होना चाहिए। ये तो वो जब सी एस एस जो भी यूएक्स अपना डिजाइनर है, वो जैसे अपन को बोलेगा कि यार इसका साइज इतना होना चाहिए, हेडिंग 2 का साइज इतना होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, उसके ऊपर होगा। तो ये चेंज हो रहा है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है और क्यों हो रहा है ये। सच कहो तो पूरा आइडिया नहीं है, बट मैं बस ऐसे ही H1 H2 टैग्स यूज कर देता हूँ। अच्छा, तो अभी मैं बताता हूँ क्या है। जब सबसे जी। पहले जब अपना HTML आया था, तब HTML के अंदर कई सारी ऐसी चीजें थी, और तब HTML को ही लोग डिजाइन के लिए भी यूज कर लेते थे। डिजाइन के लिए मतलब
आपने एक बड़ी हेडिंग ऊपर देनी है तो H1 यूज किया, फिर नीचे H2 हेडिंग दे दी, H3, फिर उसके अंदर कोई एक और हेडिंग आ गई, टॉपिक के अंदर टॉपिक, उसके अंदर एक टॉपिक, तो आपने एक और हेडिंग 3 दे दी, तो अपने आप वो साइज कम ज्यादा हो रही है। जब CSS आ गया था, CSS आने के बाद इस चीज का रिक्वायरमेंट HTML का जब भी अपना वो हुआ अपग्रेड, तो ये हुआ कि अभी HTML5 के अंदर HTML will only be used for semantics। semantics मतलब कि किस एलिमेंट का क्या रोल है, ये बताने के लिए HTML होगा, और पूरे वेबसाइट को स्ट्रक्चर देने के लिए होगा कि ये H1 है, ये H2 है, ये H1 है, ये P है, ये div है, ये आपका पैराग्राफ है, ये आपकी इमेज है, ये सारी चीजें बताने के लिए HTML होगा। और उसके बाद जो है वो सिमेंटिक्स, सिमेंटिक्स एक पूरा का पूरा टॉपिक है जो मैं कवर करने वाला हूँ, वो अपना सबसे बड़ा टॉपिक होगा इसका, और सबसे मेन टॉपिक भी है अकॉर्डिंग टू मी। डॉक्यूमेंट, सो वो हम अभी कवर करेंगे। तो अभी ये वाली जो चीज है ना, जो अभी आपको दिख रही है, ये बेसिकली बहुत पहले से चली आ रही है। और ये ब्राउजर जब आपका HTML को रीड करता है तो वो ऑटोमेटिकली इस तरीके से इसका साइज इस तरीके से यूज करता है। इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं होना चाहिए, और इसको कभी भी इस साइज को यूज नहीं करना चाहिए हमें। ये जो साइज अभी जी। आपको दिख रहे हैं ये हमें यूज नहीं हम्म। करना चाहिए। कहाँ चला गया, सॉरी ये रहा। सो मैं भी आपको आगे जाके बताऊंगा कि अभी जो HTML5 है उसके अंदर जो बोला गया है वो है, हमें HTML को सिमेंटिक्स के लिए यूज करना है, हमें HTML को कभी भी अ, कोई भी स्टाइलिंग के लिए यूज नहीं करना है, और इसका स्टाइलिंग हो भी रही है तो भी स्टाइलिंग के लिए यूज नहीं करना है। ठीक है, मैं जी। अभी आपको उसके और एग्जांपल भी दूंगा जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा वो। तो अभी क्या क्या सिग्निफिकेंस है हेडिंग्स का, वो मैं आपको बताता हूँ। एक सबसे मेजर जो सिग्निफिकेंस है हेडिंग्स का वो है एसईओ के लिए। आपको पता है व्हाट इज एसईओ? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। जी। जी। तो सर्च मतलब इंजन, जैसे हम जैसे एक प्रोडक्ट को आप पिछले मतलब सर्च कर रहे हैं, हम्म और वो डेटा अगर ब्राउजर में है, तो नेक्स्ट टाइम आप जब ब्राउजर को ओपन करेंगे, तो उसी रिलेटेड या फिर उस क्या कहते हैं, उससे रिलेटेड जो टैग्स वगैरह किसी ने कभी यूज किए होंगे, वो सबसे पहले आ जाएंगे। हम्म हम्म। आई थिंक यही होता है एसईओ। हाँ तो वो मतलब अभी आपने मुझे एक चीज बोली कि ब्राउजर के अंदर वैसा नहीं है। अभी जैसे अगर आपने सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होता है कि अगर आपका कोई भी कंटेंट है और हम्म। अगर आपने एक वेबसाइट बनाई है, अब गूगल क्या करता है, गूगल उस कंटेंट को ऊपर दिखाता है टॉप पे, जो उसको लगता है ये जो भी जैसे आपने सर्च किया रिएक्ट ट्यूटर्स इन से सम बैंगलोर, तो वो क्या करेगा, गूगल करेगा कि गूगल सर्च करेगा और देखेगा कि कौन से वेबसाइट के ऊपर बिल्कुल सिग्निफिकेंट है, कौन सी वेबसाइट इस चीज के लिए, और उसको ऊपर दिखाएगा। तो उसके लिए वो क्या करेगा, वो सारी वेबसाइट्स को स्कैन करता है सर्च इंजन, और स्कैन करने के बाद वो उनको रैंक देता है, और उस रैंक के हिसाब से उनको डिस्प्ले करता है गूगल। तो एसईओ के लिए लोग क्या करते हैं, एसईओ के लिए आपका जो कंटेंट है वो कोई आदमी तो नहीं है जो पढ़ेगा पीछे, राइट? कोई आदमी तो जी। नहीं बैठ के पढ़ रहा, वो तो गूगल का जो एल्गोरिथम है वो पढ़ रहा है। नहीं। तो गूगल का एल्गोरिथम जो है ना, वो इस तरीके से डिजाइन किया गया है एसईओ एल्गोरिथम, कि वो हेडिंग 1 को ज्यादा प्रेफरेंस देता है, इसको कम प्रेफरेंस देता है, इसको कम प्रेफरेंस देता है, इसको कम प्रेफरेंस देता है। तो अगर आप अपना जी। प्रोडक्ट बना रहे हो तो आप क्या कर सकते हो, आप हेडिंग 1 ही दे सकते हो सबको, और सीएसएस के अंदर चेंज कर दोगे उनका लेंथ, मतलब जो भी बोल्डनेस है या फिर थिकनेस है वो सब, राइट? क्योंकि ये तो जी। हेडिंग 1 ही हो सकता है सब कुछ, आपका पूरा का पूरा ये वाला टेक्स्ट भी हेडिंग ही हो सकता है। लेकिन अगर आप वैसा करोगे तो वो एसईओ के लिए उतना ऑप्टिमाइज नहीं होगा आपका वेबसाइट। इसीलिए जब भी आप अपना वेबसाइट बनाते हो तो आप मेक श्योर करो कि आप हेडिंग 1, जो भी आपका मेजर टाइटल है जो पेज पे जो आप हेडिंग देना चाहते हो वो हेडिंग 1 हो, जो सेकंड मेजर हो उसको हेडिंग 2 डालो, जो थर्ड मेजर है उसको हेडिंग 3 डालो।
इससे आपका वेबसाइट गूगल आराम से सर्च कर पाएगा, गूगल या जो बाकी जो सर्च इंजन है जैसे बिंग है माइक्रोसॉफ्ट का, उन वो भी इसी तरीके से काम करते हैं कि वो प्रायोरिटी अलग अलग हेडिंग्स को अलग अलग तरीके से देते हैं। जी ठीक है, तो जब हम जी सिमेंटिक्स पे जाएंगे तो अभी मैंने आपको ये जो चीज एक्सप्लेन करी है, ये आपको यही सबसे मेजर चीज है बेसिकली। आगे जाके HTML का जो यूसेज है वो सिमेंटिक्स की तरह ही, सिमेंटिक लैंग्वेज की तरह ही होता है। और वो बेसिकली सबसे मेजर जो उसका काम है वो SEO फ्रेंडली बनाने के लिए ही होता है। ठीक है। जी। मतलब हम्म। एसईओ के लिए सिमेंटिक्स भी डिपेंड करता है। हाँ, तो अभी अगर आप बिना सिमेंटिक्स के अगर कोई एक वेबसाइट बना दोगे, मतलब आपने सब कुछ पैराग्राफ वाले एलिमेंट को लेके बना दिया, तो बना तो सकते ही हो, रोका किसने है आपको? बना सकते हो ना सब कुछ, पी पी टैग के अंदर डाल दो सारा कंटेंट, और क्या। H1 डालो ही मत, H2 डालो ही मत, कर सकते हो ना आप। CSS में चेंज कर दो जो हम्म। करना है। जो जी। इमेज और वीडियो की बात नहीं कर रहा हूं मैं, लेकिन बाकी सब तो आप कर ही सकते हो। लेकिन अगर आप हाँ। वैसा करोगे तो एक तो कोड बहुत ही गंदा होगा। जो दूसरा मेजर जो चीज है वो है कि आपका जो सर्च इंजन है वो आपका सर्च इंजन पढ़ ही नहीं पाएगा कि इस पूरे वेबसाइट में क्या चीज तो इम्पोर्टेंस की है, क्या चीज इम्पोर्टेंस की नहीं है, किस चीज के लिए वो रेलेवेंसी चेक करे आपके वेबसाइट की, किस चीज के लिए रेलेवेंसी नहीं चेक करे। तो वो सारी चीजें वो समझ नहीं पाएगा, और वो समझ नहीं पाएगा तो आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बहुत नीचे कर देगा। तो इसलिए हमेशा अभी सबसे मेजर जो टॉपिक है वो अपना सिमेंटिक्स होगा, जिसके ऊपर अपन जाएंगे। जी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। हम सिमेंटिक्स पे आएंगे, यहाँ पे है सिमेंटिक्स। यहाँ से लेके नीचे तक पूरा सिमेंटिक ही है ये, जी जी सिमेंटिक HTML। ठीक है। जी तो ओके, तो अभी आपको समझ में आ गया हेडिंग्स क्या है। हेडिंग 6 टाइप की होती जी हैं। जी हाँ। और वो जी सब हो गया। अब अपन आगे जाते हैं, सॉरी। यस। तो इसके अंदर कुछ कुछ चीजें बात रखने की, ध्यान रखने की है। आप कभी भी, अगर आपने वेबसाइट के अंदर एक H1 हेडिंग दे रखा है, तो अगर आपको उसके अंदर एक और हेडिंग देना है, तो उसको आप H2 हेडिंग दो। कभी भी स्किप मत करो, H1 से H3 पे मत जाओ कभी भी। ठीक है, वो एक चीज है। अवॉइड नेस्टिंग हेडिंग्स टू डीपली सो दे आरंट skipped. कीप इट वन द मेन टॉपिक ऑफ द पेज। ठीक है, H1 जो है वो आपका जो भी मेन टॉपिक है पेज का, वो होना चाहिए बेसिकली। तो वही चीजें लिखी हैं इसमें। नेक्स्ट है अपना डिस्प्ले टेक्स्ट। डिस्प्ले टेक्स्ट के अंदर आपका जो एलिमेंट एक आता है सबसे मेन, वो है पैराग्राफ। आपने ऑलरेडी यूज किया हुआ है पैराग्राफ, तो मैं इसके अंदर और जी ज्यादा नहीं जाऊंगा। इसके अंदर मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको काफी ज्यादा यूज होगी। मैंने लास्ट वाली क्लास में यूज भी किया था। जरा सा फीचर है, 1 मिनट का, आई जस्ट शो यू। विच इज, अगर आपको यहाँ पे बहुत सारा टेक्स्ट लिखना है तो आप क्या करोगे? मानो अगर मेरे को यहाँ पे एक, बहुत सरल है। मेरे को आपको वो एक चीज दिखानी थी। मुझे आपको ये वाला जो क्लिक वाला जो चीज था ना, ये दिखाना था। अब ये मुझे यहाँ पे बीच में बहुत सारा टेक्स्ट डालना है, डमी टेक्स्ट हम्म। डालना है। राइट, अगर आप जब भी वेबसाइट जी बनाते हो और मॉकअप्स बनाते हो, और आपको अगर किसी ने भी पूरा डिजाइन दिया है, तो डिजाइन के अंदर तो आपको वो सिर्फ ये बता देगा कि इतने कैरेक्टर की जगह छोड़नी है यहाँ पे। वो ये तो नहीं बता हम्म। पाएगा कि इसका कंटेंट अभी लिखा क्या है। कंटेंट तो कंटेंट जो राइटर्स होंगे वो बाद में जाके लिखेंगे। करेक्ट। अच्छा, आप लॉरिथम का बात कर रहे हो? हाँ, तो लॉरेम तो आपने यूज किया है क्या पहले? हाँ हाँ हाँ, किया है। हाँ, तो आप इसके अंदर डायरेक्टली लॉरेम यूज कर सकते हो, और आपको जितना भी, अगर 300 लेटर्स का डालना है, आप सिर्फ क्लिक कर सकते हो। सेव करोगे तो आपका ये लॉरेम इप्सम जो टेक्स्ट है तो 300 का आ जाएगा। अगर जी आपको ज्यादा टेक्स्ट चाहिए तो आप उतना नंबर डाल सकते हो यहाँ पे। तो ये एक, तो ये एक चीज था जो पैराग्राफ में आपको मुझे बताना था। एक और जो मेन चीज है पैराग्राफ के अंदर, वो है स्पैन। तो अभी तक आपने एक चीज देखी होगी, अ, जैसे कि मैं
यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, लेट मी डिलीट ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। अभी आप ये देखो, यहाँ पे एक पी वो बनाते हैं हम। ठीक है, अगर मैंने ये एक सेंटेंस लिखा है, ठीक है, माय नेम इज शाश्वत, आई एम अ गुड बॉय। अब ये जो सेंटेंस है जी। अपना, मान लो इस सेंटेंस के अंदर आपको किसी एक चीज को, शाश्वत को आपको सीएसएस से चेंज करना है, तो कैसे करोगे? स्पेन टैग। हाँ, तो आपने शायद ऑलरेडी यूज किया हुआ है। तो स्पेन टैग का मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक टेक्स्ट के अंदर ही किसी एक चीज को इनलाइन सेलेक्ट करना चाहते हो, अभी नॉर्मली कैसा है, मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ जल्दी से। आपको ब्लॉक एलिमेंट और इनलाइन का डिफरेंस बता रहा हूं मैं। तो एचटीएमएल के अंदर दो जी। तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है ब्लॉक एलिमेंट और एक होता है इनलाइन एलिमेंट। जी। इसका मतलब आपको अभी क्लियर हो जाएगा। आप ये देख रहे हो, ये अलग अलग लाइन में आ रहा है। माय नेम इज शाश्वत जो मैंने लिखा है यहाँ पे, हम्म। ठीक है, माय नेम इज शाश्वत जो मैंने यहाँ लिखा है, वो आप देखोगे ये पूरा का पूरा, पूरा का पूरा ये लाइन कॉपी कर रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक है पूरा, ठीक है। और आई जी। एम अ गुड बॉय ये भी पूरी की पूरी लाइन ले रहा है, करेक्ट। चाहे मैं हम्म। इसको उठा के यहाँ से, मैंने आपको एक बार बताया भी था, ऐसे भी लिख जी। दूंगा, तो भी ये दो हम्म। अलग अलग लाइन ही लेगा। तो मैं क्या कर सकता हूँ, अब अगर मुझे ये एक सिंगल लाइन में चाहिए, तो मैं इसको एक सिंगल उसमें तो लिख सकता हूँ, लेकिन अब अगर मुझे इसके अंदर एक सिंगल चीज सेलेक्ट करनी है जो कि इनलाइन ही हो, अगर मैं यहाँ पे और यहाँ पे पी लगा दूंगा वापस, तो वो अलग अलग लाइन में चल जाएगा। लेकिन मैं अगर स्पैन यूज करता हूँ, तो स्पैन इज कॉल्ड एज अ इनलाइन टैग। तो इनलाइन का जी। मतलब है कि वो अलग अलग नहीं डिवाइड करेगा, वो एक ही लाइन में रखेगा इसको। और फिर हम क्या कर सकते हैं कि हमने ये शाश्वत कर दिया, अब हम इस वाले स्पैन को कोई एक आईडी दे सकते हैं, और उस आईडी को देके नेम ऑफ, ये मैंने एक आईडी दे दी, नेम ऑफ स्टूडेंट इन कैमल केस। इसको मैं यूज करके ये जो शाश्वत लिखा हुआ है, इसको मैं बोल्ड कर सकता हूँ, इसको कलरफुल कर सकता हूँ, जो करना है वो कर सकते हैं, राइट। सो ये बेसिकली जी। अपन स्पैन का यूज होता है अपना पैराग्राफ के अंदर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो ओके, दिस इज समथिंग व्हिच वी हैव कवर्ड नाउ। नेक्स्ट वन इज लाइन ब्रेक्स। लाइन ब्रेक्स आई थिंक यू हैव ऑलरेडी यूज। लाइन ब्रेक के हाँ। बारे में या। एक एक इंपॉर्टेंट चीज बतानी है बस, कि अभी तक आपने जितने हम्म। भी टैग्स देखे हैं उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग होता है। तो बी आर जो होता है, बी आर इज अ सेल्फ क्लोजिंग, ठीक है। आप अभी बी आर जी। के अंदर आप नहीं देखोगे कि आपको बी आर के साथ क्लोज भी करना है उसको। अगर आपको ये यहाँ पे जो भी आपने टेक्स्ट लिखा है, आई एम अ गुड बॉय, इसके बीच में अगर आपने बी आर डाल हम्म। दिया, तो यू विल सी कि गुड बॉय अपने आप नीचे चला गया, आई एम अ गुड बॉय ऐसा हो गया, उसने लाइन ब्रेक कर जी। दी। सो एंड इसके लिए ये एक और चीज थी, आप बी आर भी यूज करते हो या फिर आप क्लोजिंग में भी बी आर को यूज करोगे तो भी सेम काम करता है वो। तो ये देखो, जी। अभी भी सेम है। तो ये हो गया अपना लाइन ब्रेक। बहुत ये ऐसे ऐसी चीजें हैं जो आपको पता ही होनी चाहिए, और यूज होती हम्म। हैं, तो आपको पता भी होंगी, इसलिए मैं एक थोड़ा सा आपका रिवीजन हो जा रहा है वो, आई होप। ठीक है। जी। अब इसके बाद एक मेन टॉपिक आता है जो कि है फॉर्म्स, ठीक है। फॉर्म्स हम हम्म। अच्छे से करेंगे, अभी देखते हैं कितना टाइम बचा है इस वाली मीटिंग में। 3 मिनट बाकी है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ फॉर्म्स का, एंड देन मैं अपन वापस से रिकनेक्ट करते हैं, मैं जो नया लिंक भेजूंगा, एंड देन वी विल कवर द फॉर्म्स इन जी। डिटेल टुडे, ठीक है। फॉर्म्स क्या होते हैं? जी।
फॉर्म्स आपने देखे होंगे, बहुत सारे वेबसाइट्स के अंदर फॉर्म्स होते हैं, जिसके अंदर मान लो हम्म, अगर आप किसी कॉलेज में गए हो तो स्टूडेंट फॉर्म होता है, आपको पूरा फिल करके देना है। तो वो अगर आपको बनाने हैं और वो पूरा का पूरा डेटा सोचो फैच करके आपको एक एक्सेल शीट बनानी है बैकएंड में, आपके जितने भी बच्चे एडमिशन के लिए आ रहे हैं वो डेटा डालें और उससे आपका बैकएंड में एक एक्सेल शीट क्रिएट हो जाए। अगर आपको ऐसा कुछ बनाना है तो आपको फ्रंट एंड में क्या बनाना पड़ेगा, फॉर्म बनाना पड़ेगा। अब मैं कोड इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, मैंने लिखा हुआ है। ठीक है। सो ये देखिए यहाँ पे, ये आपको एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिख रहा है। मैंने ये फॉर्म इस तरीके से बनाया है आपको सिखाने के लिए, जिसमें मैंने हर एक चीज को यूज कर लिया है। फॉर्म्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चीजें होती हैं, मैंने इस फॉर्म को इस तरीके से लिखा है कि इसमें सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पे आप जो भी नाम लिखोगे वो है, यहाँ पे आपको एज लिखनी है तो यहाँ पे अप एंड डाउन एरो है, राइट। उसके बाद एक चीज होती है चेक बॉक्स, तो ये चेक बॉक्स वाला इनपुट है। इसके अंदर जी। फिर ईमेल वाला इनपुट है। ईमेल वाले इनपुट में क्या होता है, अगर आपने @ साइन नहीं लगाया है तो वो अपने आप आपको एरर दिखा सकता है। उसके बाद जेंडर जी। है, तो यहाँ पे आपका रेडियो बटन है। अब रेडियो बटन क्या होता है, आपका एक ही सिलेक्ट होता है, उसमें मल्टीपल सिलेक्शन नहीं होता, राइट। सो हम्म। आप या तो ये सेलेक्ट कर सकते हो या ये। डेट ऑफ बर्थ के अंदर वो आपको कैलेंडर देगा ऑटोमेटिकली, कैलेंडर। राइट। फिर उसके बाद है पासवर्ड। हम्म, पासवर्ड अगर आप टाइप करते हो तो आपका दिखना नहीं चाहिए वो, तो ये एक अलग टाइप का इनपुट हो गया। फिर आपका एक जी। डिस्क्रिप्शन हो टेक्स्ट गया, बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स हो गया, जो टेक्स्ट एरिया भी बोलते हैं हम। तो ये हम हाँ जी। बढ़ा भी सकते हैं यहाँ से, लेकिन आप अपने कोड के अंदर रो और कॉलम डिफाइन करते हो, उसके उस हिसाब से ये कितना हम्म, आपको कैरेक्टर अलाउ करना है आप वो डाल के रखते हो। स्टूडेंट क्वालिफिकेशन, ये आपका एक ड्रॉप डाउन बॉक्स जो आपके होते हैं जिसमें आप सिलेक्ट कर सकते हम्म, हो, वो है। और फिर आपका एक सबमिट फॉर्म होता है जिससे आप इस पूरे फॉर्म को सबमिट करते हो। और फिर आपका एक रीसेट होता है, मानो आपने यहाँ पे कुछ तो लिख दिया, ठीक है, और आपने ये भी भर दिया, और फिर कोई और स्टूडेंट आ गया और जो स्टूडेंट भर रहा था वो चला गया, तो आप क्या करोगे, आप इसको रीसेट कर दोगे, सारे फील्ड्स आपके रीसेट हो जाएंगे। ठीक है। सो ये आपका एक फॉर्म है जिसके अंदर मैंने सारी चीजें यूज करी हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक एक करके फॉर्म के अंदर क्या होता है वो सारी चीजें देखेंगे। तो लेट मी ओपन अवर डॉक्यूमेंट। ठीक है, 1 सेकेंड।